चलो तो फिर एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में आते हैं। इसमें अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 16 थे, है ना। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट पे आते हैं। चलो शीट निकालता हूँ मैं भी। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बेटा सब्स्टिट्यूशन वाला है ना। इस तरह का सवाल तो अपन ने क्लास में किया था, वो सब्स्टिट्यूशन वाला है। सेम अपन ने क्लास में किए थे ना। भाई आपको एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है। भाई आपको इसको कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? a-1 से a e की पावर माइनस टी अपॉन टी माइनस a-1 dt। आपको इसको कन्वर्ट करना है और a आपको किसकी टर्म में लाना है? 0 to 1 e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी dt। इस टर्म में आपको लाना है। तो इस टर्म में आपको लाना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो आप ऐसा कीजिए, t-1 माइनस ए की जगह बेटा x प्लस। तो अब आप समझिए t की वैल्यू अगर आप a-1 डाल देंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -3। a डाल देंगे तो बेटा -2 e की पावर कितना हो जाएगा? t की जगह आप क्या डाल देंगे? a प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। अपॉन इसकी जगह डाल दिया x प्लस 1 और dt की जगह क्या हो जाएगा? dx। ये आपके पास हो जाएगा बेटा। अच्छा तो ये हो गया -3 से -2। अब इसमें से e की पावर माइनस ये तो बाहर ले लेता हूँ, तो e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू dx हो गया। अब आपको यहाँ पे बेटा t चाहिए, है ना। तो आप एक सब्स्टिट्यूशन इसमें और लगा दें। और क्या लगा दें? एक सब्स्टिट्यूशन इसमें कि मैं इस x प्लस 2 की जगह, इस माइनस के x प्लस 2 की जगह मैं p लिख देता हूँ बेटा, है ना। तो अब आप समझिए क्या हो जाएगा। माइनस के x प्लस 2 की जगह मैं p रख रहा हूँ। तो देखिए अगर आपने 3 डाल दिया माइनस के तो ये 1 हो जाएगा, और आपने -2 डाल दिया तो ये 0 हो जाएगा। ये e की पावर p हो जाएगा, और नीचे देखो क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 आपका हो जाएगा, वेरी गुड, माइनस के p प्लस 1 हो जाएगा, और dx की जगह माइनस dp हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? e की पावर माइनस a हो गया। अच्छा ये दोनों माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट को चेंज कर दो बेटा, तो माइनस हो जाएगा 0 to 1 e की पावर p प्लस 1 इंटू dp हो जाएगा। e की पावर माइनस है, ये a हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया। तो बस आपको देखना है कि आपको इसका इस्तेमाल करना है, उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन लगा दिया आपने, सिंपल से 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगाया, कन्वर्ट हो गया। ये इजी तो मेथड है बेटा, इससे इजी मेथड क्या लोगे? आप इसको देखते जा रहे हो, सब्स्टिट्यूशन लगाते जा रहे हो, ना आपको सोल्व करना है ना कुछ करना है ना। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सोच। तो इससे आसान क्या बनाएंगे? देखो आपने देखा ये लाना है तो आपने x प्लस 1 ले लिया। अब आपने देखा इसकी जगह आपको ये लाना है तो आपने इसको p ले लिया, खत्म। इससे आसान तो क्या सब्स्टिट्यूशन बताएंगे? मेरे ख्याल से तो ये आसान ही है। चलिए 3 तो बेटा उससे हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और एक सब्स्टिट्यूशन लगा दो, फिर एक्स को 1/t। पहले एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर एक सब्स्टिट्यूशन लगा दो, एक्स को 1/t। बस आंसर आता है। तीसरा तो आसानी है। चौथे के लिए ब्रेक करना पड़ेगा ना बेटा। भैया आपका फ्रैक्शनल पार्ट 2x आ गया और फ्रैक्शनल पार्ट 3x आ गया। तो इसके हिसाब से एक तो 1/2 पे डिसकंटिन्यूस होगा, और इसके हिसाब से ये 1/3 और 2/3 पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो 3 इंटरवल बन जाएंगे बेटा, 1/2
3, 0 से 1/3, 1/3 से 1/2, और 1/2 से 2/3, और 2/3 से 1। 4 इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा और वो डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन वही है जो तरीका है। चलिए आगे बोलिए। 5 में तो डिफाइन कर दो बेटा समेशन को, आर की वैल्यू 1 2 3 डाल के डिफाइन कर दो, बस वो डायरेक्ट आ जाता है हमें। चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या चीज है बेटा, देखो ये 6 पाई दे रखा है ना, तो ये समेशन जो दे रखा है ये 6 पाई दे रखा है, तो ये पॉसिबल ही तब होगा ओनली इफ ये जो साइन इनवर्स एक्स आई है ये तुम्हारे पाई/2 हो जाए, और जो कॉस इनवर्स वाई आई है ये पाई हो जाए। भाई 4 कॉस हैं तो वो 4 पाई हो जाएंगे, 4 साइन है वो साइन पे अपने करे थे आईटीएफ में, रेंज बाउंडेड सवाल है। तो ये तब होगा, इसका मतलब एक्स आई आपका कितना होगा बेटा 1, और वाई आई आपका कितना होगा -1। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन ये बनेगा बेटा 4 से -4, एक्स हो जाएगा बेटा ln 1 + x² हो जाएगा अपॉन 1 + e⁻²x हो जाएगा। अब तो ये तो वैसे हो जाएगा, ये आपका इवन, ये आपका इवन, ये ऑड, तो ओवरऑल पूरा फंक्शन ऑड हो जाएगा बेटा, और ऑड है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये पूरा फंक्शन ऑड है बेटा, और ऑड होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बोलो, इसके बाद आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11। 11 उससे होगा बेटा सब्स्टिट्यूशन। ये कल अपन ने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी ना, उसका सवाल है बेटा। ये मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी उसका सवाल है। आप एफ एक्स इसको ले लो 11 में, आप इसको एफ एक्स ले लो, किसको c2x² प्लस c1x प्लस c0, इसको आप वो ले लो है ना। तो इसको आप एफ एक्स ले लोगे तो आप बता सकते हो कि 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, अगर आप ये लेट कर लो तो 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स 0 आ जाएगा, और 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स 0 आ गया, इसका मतलब 0 से 1 में एफ एक्स का एटलीस्ट 1 रूट लाई करेगा, तो बस वो आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है ये। तो ये इंटर मीन वैल्यू थ्योरम का है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा x⁻x² को t लेट करेंगे, तो अगर आप इसको t लेट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x⁻x² प्लस 1 1 + 2 ln x dx ये dt में हो जाएगा, और इंटीग्रेशन आपका आई थिंक 1 से 16 t dt बन जाएगा। इंटीग्रेशन आपका 1 to 16 t dt बन जाएगा। सारे पूछ लिए यार तुमने तो एक एक करके। चलो और कोई हो तो बोलो फटाफट, नहीं फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। हम्म, चलिए 14 में आते हैं। 14 में क्या है, चलिए 14 ही पूछना है बस, और तो कुछ नहीं है। 13 भी है, चलिए ठीक है। 13 और 14 क्या है, 13 में क्या है, देखो ये तो इनवर्स की प्रॉपर्टी का है ना बेटा।
13 तो इनवर्स की प्रॉपर्टी का है भाई। एफ एक्स आपको कितना दे रखा है, 0 to x dt अपॉन अंडर रूट 1 + t³ ठीक है चलो। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 1/√1 + t का जगह x³ इंटू एक्स का 1 हो गया, बस ठीक है। तो आप चाहें तो एफ डबल डैश एक्स भी निकाल सकते हैं। एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, -1/2 1 + x³ की पावर कितना हो जाएगा, n-1 -2x हो जाएगा। अच्छा एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि वो गॉफ ऑफ एक्स वाली अपन प्रॉपर्टी जानते हैं, तो वो अपन जानते हैं कि g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है, g डैश एफ एक्स 1/f डैश एक्स होता है, और g डबल डैश एफ एक्स कितना होता है, -1/f डैश एक्स का होल क्यूब इंटू एफ डबल डैश एक्स। ये सब फंक्शन में लिखी थी अपन ने, यस और नो बोलने एक बार। फंक्शन में सब लिखवाया था मैंने, इस पे बेस 2-3 सवाल भी करवाए थे, याद आता है, स्टार भी लगाए थे 4-5। और अभी लेबनीज पढ़ाते वक्त भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि लेबनीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिना इंटीग्रेट करे डिफरेंशिएशन दे देती है। ये प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि बिना फंक्शन निकाले उसका इनवर्स, बिना इनवर्स निकाले उसका डेरिवेटिव दे देते हैं, वही वाली प्रॉपर्टी। आप इसमें ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। तो -1/f डैश एक्स का क्यूब यानी कि 1/1 + x³ की पावर 3/2 हो गया। और एफ डबल डैश एक्स कितना हो गया बेटा, -12 1 + x³ की पावर 3/2 इंटू कितना हो गया, अच्छा ये -3x² होगा ना, 3x² इंटू 3x² हो गया। तो आपका g डबल डैश एफ एक्स कितना हो गया, ये हो गया बेटा 3x²/2, बस तो ये आंसर आ गया। आप यहाँ से समझे कि ये आपका आ गया, तो g डबल डैश, अब आप इस x की जगह gx लिख दीजिए बेटा, x की जगह कितना लिख दीजिए gx, तो ये 3g²/2 हो जाएगा। और फोग x किसके बराबर होता है, x फोग ऑफ, तो g डबल डैश x किसके बराबर हो गया, 3g²/2। यही शायद ऑप्शन में दे रखा है अपने को, ये ऑप्शन में दे रखा है। ये आपका 13 हो गया। और एक कौन सा है, 14, इसको लिखिए फटाफट, फिर 14 भी कर देता हूँ मैं। इसको लिख के डन करिए, फिर 14 करेंगे। हो गया, हो गया हो तो डन बोले बेटा, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चलो चलिए, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या दे रखा है, 2 1 से 2 f ऑफ टी एक्स डी टी, ये कितना दे रखा है, x+2 ठीक है। और फाइंड क्या करना है, 0 to 1 8 f ऑफ 8x माइनस f ऑफ x माइनस 21x इंटू डी, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है और ये हमें दे रखा है। अब देखो पहले तो मैं इसको पूरे को x में लाने की कोशिश करता हूँ, तो इस पूरे को x में लाने की कोशिश करूं तो
एक सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ। मान लीजिए मैंने टी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया कुछ पी, तो अगर इस टी एक्स को मैं पी से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये एक्स से 2x लिमिट हो जाएगी, एफ ऑफ पी हो जाएगा, डी टी की जगह क्या हो जाएगा बेटा, डी पी बाई एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 2x से 2x हो जाएगा, एफ पी डी पी हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है और एक्स कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ बेटा, अब इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो देखो कितना आ जाएगा, ये एफ ऑफ 2x इंटू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू 1, लेबनीज लगा रहा हूँ यहाँ पे, और ये आपका 2x प्लस 2 हो गया। 2 कहीं ना कहीं आप हटा दीजिए यहाँ से, 2 एफ ऑफ 2x माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब ये आपकी इक्वेशन होगी। अब आप यहाँ समझिए बेटा, ये कहीं ना कहीं 2x और x के बीच का रिलेशन है, और आपको चाहिए 8x और x के बीच का रिलेशन। ये 2x और x के बीच का रिलेशन है, आपको 8x और x के बीच का रिलेशन चाहिए। तो कैसे आएगा ये, इस x की जगह 2x रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये 4x हो गया माइनस ये 2x हो गया, और ये 2x प्लस 1 हो गया। अगेन इसमें फिर x की जगह 2x रिप्लेस कर देता हूँ, इसमें फिर x की जगह 2x रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये 8x हो गया बेटा, ये 4x हो गया, और ये 4x प्लस 1 हो गया। यस और नो। अब इस इक्वेशन में देखिए, ये 8x और 4x आ गया, तो मुझे तो 8x और x में रिलेशन चाहिए, मुझे तो 8x और x में रिलेशन चाहिए। तो देखिए 2f ऑफ 8x, इस 4x की वैल्यू पिछले वाली इक्वेशन से डालूंगा बेटा, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी f ऑफ 2x प्लस x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू f ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4x प्लस 1, ये हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने यहाँ से देखी है, f ऑफ 4x हो गया f ऑफ 2x प्लस 1, है ना। तो ये जो वैल्यू थी मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो अब आप देख सकते हैं कि 4 ऑफ f ऑफ 8x माइनस f ऑफ 2x, और आपका ये हो गया माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 8x प्लस 2, और इस 2x के वैल्यू आप यहाँ से फिर रिप्लेस करें, तो 4f ऑफ 8x माइनस f ऑफ 2x की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये हो गया बेटा 10x प्लस 3। और अब आप 2 से मल्टीप्लाई के 8f ऑफ 8x माइनस f ऑफ x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 20x प्लस 6। तो कहीं ना कहीं इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है, कुछ उधर का नहीं दिख रहा, एक मिनट अभी दिखा देते हैं तुम्हें उधर का। तो ये वैल्यू आपके पास 7 आ गई बेटा, और अगर ये वैल्यू 7 आ गई तो यहाँ पे 7 डालते आंसर 7 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 7 निकालनी, बस ये 7 वैल्यू पुट कर दो इसकी। इसको लिखिए, डन बोलिए, और फिर क्लास नोट्स निकालिए बेटा, आगे बढ़ेंगे। वन टू 15 ही दिए थे बेटा होमवर्क में।
आगे बढ़ेंगे अब। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। एरिया अंडर द कर्व अपना चल रहा था, और एरिया अंडर द कर्व में अपन कहाँ तक पहुंच गए थे? कौन से नंबर तक का क्वेश्चन कर लिया था अपन ने? क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए चलिए चलिए, 6 करे थे अपन ने, शायद 7 नहीं करे थे, बट आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था अपन ने। 6 करे थे ना? हाँ, 6 क्वेश्चन था वो मोडेक्स वाला। अच्छा, फिर मैंने उसको 7th भी बना दिया था, एक मेंस वाला, नहीं 6 ही था वो। ओके, 6 और 7 बना दिया था ना? हाँ हाँ हाँ। चलो वो एक ही था क्वेश्चन, वैसे वो अलग अलग क्वेश्चन नहीं थे, वो 6 7 एक ही क्वेश्चन था वैसे तो, है ना? चलो, जो भी आपको नंबर डालना है आपको उससे नंबर डाल दीजिए, है ना? चलिए 7th पे आ जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कर्व y इक्वल्स टू साइन एक्स, कर्व y इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इक्वल्स टू कॉस एक्स, कर्व y इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इक्वल्स टू कॉस एक्स intersect each other, sin x and y equals to cos x intersect each other at infinite points, and creating the region of curve y equals to sin x and y equals to cos x intersect each other at infinite points, and creating the region of equal areas, and creating the region of equal areas between them, creating the region of equal areas between them. Then find area of one such region, then find area of one such region। एक बार दोबारा पूरा सवाल बोल रहा हूँ। कर्व y equals to sin x and y equals to cos x intersect each other at infinite points, intersect each other at infinite points, and creating the region of equal areas, and creating the region of equal areas between them, creating the region of equal areas between them. Then find area of some, then find area of one such region, then find area of one such region। तो एक रीजन की हमें एरिया निकालना है, तो थोड़ा सा ध्यान देखें क्या इस सवाल है। अपन जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स, तो साइन एक्स और कॉस एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, साइन एक्स और कॉस एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, है ना,
ये इक्वल एरिया मतलब ये इस तरह की रीजन बनी, एक रीजन ये बन गई, एक रीजन ये बन गई, एक रीजन ये बन गई। तो एरिया ऑफ वन सच रीजन हमें निकालना है। डायग्राम सुंदर लग रहा है, बढ़िया। चलिए, तो किसी भी एक रीजन का निकाल लीजिए। तो अपन ये जानते हैं ये 5/4 होता है बेटा, ये कितना होता है 5/4 होता है। तो किसी भी एक रीजन का एरिया हम निकालें तो 5/4 से लेके 5/4, ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है बेटा, साइन एक्स, नीचे वाला फंक्शन कौन सा है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फाइनल आंसर निकाल लीजिए। आई थिंक बेटा 2√2 आंसर आएगा इसका। हिमांशु, आपकी कैलकुलेशन में एक बार थोड़ा सा देखें। 2√, करेक्ट है, 2√2 आंसर आएगा इसका। चलिए ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एरिया, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y equals to ln x and y equals to 2 की पावर x when x equals to है half to x equals to है 2। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व x equals to half to x equals to कितना है 2। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y equals to ln x and y equals to 2 की पावर x when x equals to half to x equals to है 2। चलिए करिए, इसको बनाइए, थोड़ा देखिए क्या होता है।
आ गया आंसर आ गया। चलो हाँ, आंसर तो बड़ा ही आएगा बेटा इसका। देखिए, दो कर्व हैं आपके पास, दोनों आप जानते हैं। ये होता है y इक्वल्स टू 2 की पावर x, ये होता है y इक्वल्स टू ln x। ऑर्डिनेट है x इक्वल्स टू हाफ, ये ऑर्डिनेट है x इक्वल्स टू 2, और इन सब से बाउंडेड एरिया चाहिए आपको। तो इन सब से जो बाउंडेड एरिया होगा, वो बाउंडेड एरिया होगा आपके पास ये वाला। और ये एरिया आप निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनाने वाले हैं, वो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ से 2, ऊपर वाला फंक्शन क्या है 2 की पावर x, नीचे वाला फंक्शन क्या है बेटा ln x dx। और दोनों का इंटीग्रेशन भी अपन लोग जानते हैं, इसका a की पावर x अपॉन ln2, इसका x ln x माइनस 1। बस आपको वैल्यू पुट करनी है और जो भी सिंप्लीफाई होकर आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और हम समझते हैं यहाँ पे, एक चीज और हम यहाँ पे समझते हैं। कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए सवाल को इनिक्वलिटी की फॉर्म में दे देता है। सवाल को क्या दे देता है बेटा, इनिक्वलिटी की फॉर्म में दे देता है। तो उससे कई बार इम्पैक्ट पड़ता भी है, कई बार इम्पैक्ट नहीं भी पड़ता है। जैसे अब मेरा अगला सवाल है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y लेस देन इक्वल 2 की पावर x एंड y ग्रेटर देन इक्वल ln x व्हेन x इक्वल्स टू हाफ टू x इक्वल्स टू है 2। सवाल को दोबारा लिखें, सॉल्यूशन भी दोबारा बनाएं, उसी में कुछ मिक्स ना करें। अब आप समझिए कि मेरा सवाल है ये, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y लेस देन इक्वल 2 की पावर x, y ग्रेटर देन इक्वल ln x व्हेन x इक्वल्स टू हाफ से x इक्वल्स टू कितना है 2। ये सवाल है हमारे पास। तो अगर इनिक्वलिटी का सवाल है तो इसका मतलब है कि अभी भी सवाल बहुत आसान है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है या कुछ और होने वाला है ना। हाँ, अब देखिए मैं इस इनिक्वलिटी को कैसे प्लॉट करूंगा वो समझता हूँ मैं। मुझे अब इनिक्वलिटी को प्लॉट करना सीखना है थोड़ा सा। अब इनिक्वलिटी को प्लॉट करना ठीक उसी तरह होगा जैसा अभी तक हम सीखते आए हैं। चलिए देखिए फिर, हाँ, दो कर्व की बात मैं कर रहा हूँ, दो इनिक्वलिटी की बात कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने पहले वाला कर्व में ले लिया y इक्वल्स टू 2 की पावर x, ये होता है बेटा y इक्वल्स टू 2 की पावर x, लेकिन मुझे बात करनी है y लेस देन इक्वल 2 की पावर x। तो देखो, इनिक्वलिटी को चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप कोई भी एक पॉइंट ले लो। जैसे मान लीजिए मैंने 0,0 ले लिया, आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, 0,0, 1,0, 1,1, जो आपका मन करे, एक पॉइंट ले लीजिए। अब आप इस पॉइंट को इसमें पुट करके देखिए, तो अगर आप 0,0 को इसमें पुट करके देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि ये बन रहा है 0 लेस देन इक्वल 1, और 0 लेस देन इक्वल 1 इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट बन रहा है, ट्रू। तो अगर ट्रू स्टेटमेंट बन रहा है, इसका मतलब ये इसके एक तरफ वाला शेडेड पोर्शन होगा, मतलब ये पूरा पोर्शन आपका इसका शेडेड हो जाएगा इस पॉइंट के रीजन वाली, है ना। ये इनिक्वलिटी का मतलब है, कर्व और कर्व के वन साइडेड रीजन, ये इसका मतलब होता है, कर्व और कर्व के वन साइडेड रीजन इसमें आता है। इसी तरह अगर मैं दूसरे कर्व की बात करूं तो दूसरा कर्व कौन सा है बेटा मेरे पास, दूसरा कर्व है मेरे पास ln x वाला। अब ये ln x वाला कर्व है, इसकी भी इनिक्वलिटी की बात करूं मैं, तो फिर मैं एक पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के देखूंगा, वही ओरिजिन को सेटिस्फाई करवा के देख लेता हूँ। तो अगर मैं ओरिजिन को इसमें सेटिस्फाई करवाऊं तो कितना होगा बेटा, 0 ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट, इट इज अगेन ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब इसका नेचर भी उसी तरफ होगा जिस तरफ ये पॉइंट है, इसका मतलब ये इसका रीजन होगा। ये बनाना आप अलग अलग कलर के शेडेड पोर्शन से, तभी समझ में आएगा। अब आपको तो वही बाउंडेड एरिया चाहिए, इन दोनों शेडेड पोर्शन का कॉमन एरिया, x इक्वल्स टू हाफ का कॉमन एरिया, x इक्वल्स टू 2 का।
तो आपका जो कॉमन पोर्शन आएगा वो अगेन बेटा यही वाला आ जाएगा, जो कॉमन पोर्शन आपका आने वाला है वो अगेन यही वाला आ जाएगा। तो यही आपका कॉमन पोर्शन हो जाएगा और आंसर भी आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। बस इस बार आपने इक्वेशन की जगह क्या पुट की, इनइक्वालिटी पुट की। इक्वेशन की जगह आपने क्या पुट की, इनइक्वालिटी पुट की। इसको बनाइए और एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y square less than a 2 minus x square and y square less than equal x, y square less than equal to 2 minus x square and y square less than equal x। इसको लिख के कंप्लीट कीजिए और इसको करेंगे, फिर आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इस पे, क्या ये सवाल कह रहा है, अगर आप समझें तो ये एक आपका ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, है ना, और ये एक है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल है एक्स, है ना। अब आप इसको समझे तो ये एक तरह से सर्किल है आपका, है ना, ये आपका क्या है, सर्किल, और ये जो आप बनाते हैं ये आपका क्या है, पैराबोला है। दोनों कर्व तो बनाने आते ही अपने को, सर्किल भी अपने को कहीं ना कहीं बनाना आता है, पैराबोला भी अपने को कहीं ना कहीं बनाना आता है। तो अगर हम कर्व बनाने वाली बात करें तो कर्व तो हम आसानी से बना लेंगे, है ना। एक पहले मैं सर्किल बना लेता हूँ, है ना, ये सर्किल बना लिया मान लीजिए मैंने, और रेडियस इसके √2, 0 हो गई, ये 0, अब अगर हम इस इनइक्वालिटी की बात करें तो ये ऑब्वियसली 0, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब सर्किल उसके अंदर वाला पार्ट होगा। वैसे भी अपन समझ सकते थे ये बेटा S1 <0 है,
तो ये आपका पोर्शन हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सर्किल उसके अंदर वाला पोर्शन। दूसरे कर्व की हम बात करें तो वाई स्क्वायर बराबर 4x का पैराबोला है ये, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। अब हम लेस देन इक्वल एक्स की बात करें तो वही आप कोई सा भी एक पॉइंट सेटिस्फाई करवा लो। अब 0,0 से तो पास हो रहा है, आप इसको सेटिस्फाई करवा लो। तो अगर आप इसको सेटिस्फाई करवाओगे बेटा तो ये 0 लेस देन इक्वल 2 हो जाएगा, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, √2 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका पोर्शन ये वाला होगा, है ना। तो कॉमन पोर्शन जो मेरे पास नजर आ रहा है वो कॉमन पोर्शन क्या नजर आ जाएगा, ये वाला। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आता है, यहाँ सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट ये आता है कि यहाँ पे x आपका 0 है, यहाँ पे √2 है, लेकिन ये बीच में बेटा एक जगह अब कितना हो जाएगा 1, और 1 से पहले और बाद में ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन चेंज हो रहा है। तो जब आप x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, पहले एक बनाना पड़ेगा 0 से 1। तो वाइस तो कर ही रहा हूँ मैं क्योंकि ऊपर नीचे से, तो 0 to 1 जा रहा हूँ, तो ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है बेटा, √x इंटू 0 dx। प्लस जब आप 1 से √2 जाएंगे बेटा तो आपका ऊपर वाला फंक्शन कौन सा हो जाएगा, इसे सर्किल 2 माइनस एक्स स्क्वायर -1 इंटू dx। यस और नो बोले इस स्टेप के लिए, यस और नो बोले इस स्टेप के लिए, 2 यहाँ पे भी है क्योंकि दो पार्ट होगा ना। अब देखो ऊपर वाला फंक्शन यहाँ तक अलग है और यहाँ के बाद ऊपर वाला फंक्शन अलग है, तो दोनों जगह ऊपर वाला फंक्शन अलग है, तो आपको इंटीग्रेशन को कितने पार्ट में करना पड़ेगा, 2 पार्ट में करना पड़ेगा, है ना। कितने पार्ट में करना पड़ेगा, 2 पार्ट में करने। डबल कर दिया ना बेटा अपन ने, ऊपर और नीचे दोनों लिया है ना, पर डबल कर दिया ना अपन ने, तो नीचे वाला भी तो आ गया ना, ये डबल कर दिया ना। सोल्व करके आंसर निकालो जल्दी से, कितना आ रहा है। पैराबोला का पार्ट तो वही पॉइंट सेटिस्फाई करवाया ना, √2,0, तो √2,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इस तरफ वाला रीजन है, नहीं करता तो इस पॉइंट के अपोजिट साइड वाला हो जाता। जैसे 0,0 की जगह आपके बार ये पॉइंट डाल लिया, मैंने कहा ना कोई सा भी पॉइंट रख सकते हो आप, और वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो उस पॉइंट के तरफ वाला नेचर है, नहीं कर रहा तो उसके बाहर वाला प्रूव है। हाँ बिल्कुल, एक्स एक्सेस के साथ अभी तो 2 ही लिखा तो है, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। मैं तो साफ साफ 0 भी लिखता हूँ यार, उसके बाद तो पूछने की जरूरत ही नहीं बचनी चाहिए। 0 भी तो लिख रखा है मैंने, ये लिख रखा है, नीचे ऊपर सब तो लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई करके आंसर बताइए क्या आ रहा है इसका। फाइनल आंसर आता है इसका 1/3 प्लस 5/2।
हो गया बेटा, आंसर आ गया ये तो डन बोलें, मुझे आगे भी बहुत कुछ सिखाना है। हो गया हो तो डन बोलें। अब यहाँ पे एक चीज हो हमें सीखना है कि कई बार ऐसा होगा कि जैसे अब ये एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एरिया थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है। तो जब भी ऐसा हो कि अगर आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करने में एक से ज्यादा एरिया बने तो आप वाई के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं? वाई के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार एक्स के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक से ज्यादा मुझे ब्रेक करने पड़ रहे हैं, तो फिर आप किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं? वाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। अब यहाँ समझिए, दोबारा डायग्राम बनाएंगे हम, वाई के रेस्पेक्ट में कैसे कर सकते हैं वो समझिए। वाई के रेस्पेक्ट में कैसे कर सकते हैं बेटा वो समझो। मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। ये पोर्शन मुझे निकालना है ना? तो ये पोर्शन मुझे निकालना है और ये मेरा बाउंडेड एरिया है ना। तो अगर मुझे y के रेस्पेक्ट में करना है तो फिर थोड़ा सा समझे कि y के रेस्पेक्ट में कैसे करते हैं। कि जैसे अगर आपको ये एरिया निकालना है और आपको y के रेस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू a टू y इक्वल्स टू b, राइट माइनस लेफ्ट, राइट वाला फंक्शन माइनस लेफ्ट वाला फंक्शन इनटू dy। जैसे अपन इसमें क्या लेते थे? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। इसमें क्या लेंगे? राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। तो जैसे आप यहाँ पे देखें, अब y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये आप निकाल लें। y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आप ये निकाल लें। y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तो y अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ये x1 है तो y कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -1 to 1। x1 है तो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -1 to 1, -1 to 1। तो -1 to 1 तो एरिया आपका हो गया -1 to 1। राइट वाला फंक्शन राइट में ये है बेटा, तो राइट में ये फंक्शन है कौन सा? सर्किल वाला है। राइट में सर्किल वाला है तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी बेटा? एक्स की इन टर्म्स ऑफ वाई। तो √2 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, √2 माइनस वाई स्क्वायर। और लेफ्ट वाला फंक्शन कौन सा है? ये पैराबोला। ये पैराबोला मतलब वाई स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा? dy। ये आपका फंक्शन है। एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखेंगे ना, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? वाई के रेस्पेक्ट में। तो अब आपको दो अलग अलग पार्ट में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब जैसे ये तो दिख ही रहा है हमें कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो आप चाहें तो इसको ट्वाइस 0 to 1 भी कर सकते हैं। दोनों के फॉर्मूले लगा के सोल्व कर लीजिए। आंसर यहाँ पे भी कितना आएगा? वही आएगा जो पहले आया था। आंसर यहाँ पे भी वही आएगा जो पहले आया था, वो आया था। तो अगर आप चाहें तो y के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन कब करें? जब आपको लगे कि ऊपर और नीचे वाला फंक्शन बार बार चेंज हो रहा है। तो अगर ऊपर और नीचे वाला फंक्शन बार बार चेंज हो रहा है तो फिर आप x के रेस्पेक्ट में ना जाके y के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप ये लिख लें तो डन बोलना। मैं एक दो सवाल इसी टाइप के और करवा देता हूँ आपको, ताकि प्रैक्टिस में आ जाए। -1 to 1 √2 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। हो गया? हटा दूं? चलिए आइए अगला सवाल पे आते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, है ना, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दो कर्व है बेटा, x प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0 एंड x प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0 एंड x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। x प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0 एंड x प्लस 3y स्क्वायर बराबर 1। इन दोनों से बाउंडेड एरिया हमें निकालना है। इन दोनों से बाउंडेड एरिया हमें निकालना है। x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दोनों से बाउंडेड एरिया हमें निकालना है।
अब देखिए, जैसे हम इस सवाल को करें और इसका डायग्राम बनाए, पहले इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, देखो सही बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। हो गया। चलिए, अब देखिए, मान लीजिए इसका डायग्राम हम प्लॉट करें तो समझिए, दो कर्व मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक तो ये सीधे सीधे से पैराबोला नजर आ रहा है, और ये पैराबोला मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स बाई टू है, और मैं जानता हूँ वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स बाई टू, ये एक पैराबोला होगा। ये पैराबोला हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स बाई टू। भाई वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर एक्स होगा ना, तो इस तरफ बनेगा, प्लस फोर एक्स होता तो उस तरफ बनता। अब दूसरा जो पैराबोला मेरा है, तो मुझे पैराबोला नजर आ रहा है, वो एक तरह से शिफ्टेड पैराबोला है। भाई ये इसको मैं अच्छे से लिखूं तो ये माइनस के एक्स माइनस वन अपॉन थ्री हो जाएगा। ये शिफ्टेड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन अपॉन थ्री। तो वन से तो बनेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि ये इसके ऊपर ऊपर चला जाएगा या इसको कट करेगा, ये मुझे थोड़ा सा देखना है। तो उसके लिए क्या करूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देख लूं बेटा, है ना, उससे पता लग जाएगा कट करेगा कि नहीं करेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो दोनों से वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेट कर देता हूँ। तो ये कितना हो गया बेटा, थ्री एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन हो गया, और एक्स माइनस वन होगा तो वाई प्लस माइनस वन हो जाएगा। नहीं, मैंने गलत कुछ लिख दिया, ये टू होगा। अच्छा, एक्स इक्वल टू माइनस टू, और एक्स माइनस टू होगा तो वाई प्लस माइनस वन हो जाएगा। अब ठीक है, इसका मतलब एक लाइन है वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस टू, यहाँ पे ये दोनों कर्व कट करेंगे, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू पे दोनों कर्व कट करेंगे। तो ये पैराबोला में थोड़ा सा ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि माइनस वन पे दोनों मुझे क्या कराने, कट कराने। तो कुछ इस तरह का डायग्राम ये बनेगा मेरे पास। अब इससे बाउंडेड एरिया की मैं बात करूं, इससे बाउंडेड एरिया की मैं बात करूं, तो देखो तीन बाउंडेड एरिया आएंगे। एक तो आपका ये वाला बाउंडेड एरिया बनेगा, एक आपका ये वाला बाउंडेड एरिया बनेगा, और एक आपका ये वाला बाउंडेड एरिया बनेगा। अब अगर हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ देखिए ऊपर नीचे वाला पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ ऊपर नीचे वाली पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ ऊपर नीचे वाली पोजीशन चेंज हो रही है। वो अलग बात है कि ये सिमेट्रिक है, तो मैं इस एरिया और इस एरिया को सेम मानते हुए डबल कर दूंगा। चेंज हो रही है, पोजीशन तो चेंज हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। हालांकि कर सकता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसी कोई बुराई नहीं है, करने को इससे भी कर सकता हूँ, लेकिन बेस्ट क्या रहेगा कि हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, वाई, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वो ठीक रहेगा। अब वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट क्या बन जाएगा, देखो वाई देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो अगर हम वाई देखें तो ये माइनस वन टू वन जाएगा, ये माइनस वन टू वन जाएगा। अब इसमें राइट में हमेशा कौन सा फंक्शन है, ये रेड वाला, तो राइट में हमेशा कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वन माइनस थ्री वाई स्क्वायर, और इधर लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू में निकालूं तो माइनस के टू वाई स्क्वायर इंटू वी वाई। अच्छा, आप और समझिए, अगर आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे अच्छी कैलकुलेशन बनेगी।
और अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अंडर रूट वगैरह आएगा। देखिए वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट वगैरह आएगा, तो कैलकुलेशन गंदी बनेगी, क्योंकि सवाल ही किसके लिए बना है कि आप वाई के रेस्पेक्ट में करें। अब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो कितना छोटा इंटीग्रेशन ही बना, E1 है ट्वाइस जीरो, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपने वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने की कोशिश की बहुत आसान सवाल। लेकिन ऐसा हम तभी करें जब हम देख रहे हैं कि यार एक्स के रेस्पेक्ट में करने से हमें बहुत सारे इंटरवल बनाने पड़ रहे हैं, तो हम विद रेस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं। सवाल समझ में आया? यस और नो बोलें एक बार। एक और सवाल कराऊंगा अभी इस तरह का, ये क्लियर है एकदम? बस ये दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो एरिया अंडर द कर्व में हमें ध्यान रखने होते हैं, बाकी तो सब सवाल एक जैसे हैं। ग्राफ बनाना है, एरिया निकालना है, ग्राफ बनाना है, एरिया निकालना है, ग्राफ बनाना है, एरिया निकालना है। दो तीन कॉन्सेप्ट है, एक तो यही वाला कॉन्सेप्ट है कि कब हम एक्स से वाई पे जाएं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कब हमें एक्स से वाई पे जाना है। अब इसको लिख लीजिए, डन बोलिए, फाइनल आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करेक्ट आंसर बेटा 4/3। यस 4/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फाइनल आंसर जो इसका आ रहा है वो 4/3 ही आ रहा है। फाइनल आंसर जो इसका आ रहा है 4/3 ही आ रहा है। चलिए अगला सवाल लिखेंगे बेटा। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया ऑफ रीजन 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 बाउंडेड बाय पैराबोला, पैराबोला y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वन, y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वन, इट्स टेंजेंट at 2,3, is tangent at 2,3 and x axis Find area of region bounded by parabola. It's tangent at 2,3 and x axis. It's tangent at 2,3 and x axis. पैराबोला बनाना जानते हैं, इसके टेंजेंट निकालना जानते हैं, तीन चीजों से बाउंडेड एरिया, कर्व, 2,3 पे इसकी टेंजेंट और एक्स एक्सिस, इन तीनों से बाउंडेड एरिया हमें निकालना है।
देखिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है, सवाल थोड़ा सीधा सा ही है। एक तो पैराबोला है आपके पास, पैराबोला आप जान रहे हैं कि शिफ्टेड पैराबोला होगा बेटा। ये x इक्वल टू 1, ये y होगा बेटा 1,2, और 1,2 पे ये शिफ्टेड पैराबोला बनेगा, और ये शिफ्टेड पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा बेटा। ये y इक्वल टू, ये शिफ्टेड पैराबोला आपका बनने वाला है कुछ ऐसा, है ना। ये शिफ्टेड पैराबोला आपका बन गया 1,2, है ना। ये वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो निकल भी जाएगी। तो ये पैराबोला है आपका y-2 का स्क्वायर इक्वल टू x-1, और x0 पे अगर आप वैल्यू की बात करेंगे बेटा y0 पे, तो 4 और 1 5,0, ये 5,0 कहीं ना कहीं पॉइंट आते हैं। अच्छा 2,3 पे आपके उसकी टेंजेंट भी बनानी है, तो 2,3 x2 करीबन ये पॉइंट ले लेते हैं हम 2,3, है ना। ये 2,3 है, तो 2,3 पे आपको इसकी टेंजेंट बनानी है ना। तो अब आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी बेटा, है ना। टेंजेंट की इक्वेशन निकालना आपको आता है, आना तो चाहिए वैसे टेंजेंट की इक्वेशन निकालना। तो 2,3 पे आपको इसकी टेंजेंट भी निकालनी है, निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। 2,3 भाई आपको पॉइंट तो दे दिया, तो टेंजेंट ही हो जाएगी y-y1 इक्वल टू m x-x1। m निकालना है बेटा, m किससे निकालोगे, इसी से निकाल लो, dy बाई डी एक्स। भाई dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा बेटा 2y-2, और आपको किस पे चाहिए, y बराबर 3 पे, तो y बराबर 3 पे 1/2 आ जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा। dy बाई डी एक्स निकाल लिया टेंजेंट की इक्वेशन, और क्या चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ उसमें रॉकेट साइंस थोड़ी ना लगाना। तो y-3 इक्वल टू 1/2 x-1, तो ये 2y हो गया, माइनस एक्स हो गया बेटा, -6 हो गया, -4 हो गया, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो ये हो गया 2y माइनस एक्स -4। अब आप एरिया की बात करें बेटा, तो एरिया जो बाउंडेड आएगा उसमें देखो अब 3 पोर्शन आएंगे। एक तो यहाँ भी पोर्शन आएगा बेटा, एक तो ये यहाँ पोर्शन आने वाला है, एक पोर्शन यहाँ आने वाला है आपका, और एक पोर्शन ये होने वाला है बेटा। तो ये कितने पोर्शन हो जाएंगे, 3। अगर आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड समझ जाएगा। ये पोर्शन होगा ऊपर नीचे अलग एरिया है, ये पोर्शन होगा ऊपर नीचे अलग कर्व है, और एक ये होगा। ये चलो आप ट्राइंगल से निकाल लेंगे, बट ये ट्राइंगल से निकाल लेंगे तो भी 2 पोर्शन अलग अलग है बेटा आपके पास। और अगर आप y के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो आप देखिए कहीं ना कहीं राइट में हमेशा एक ही फंक्शन है, यस, और लेफ्ट में हमेशा एक ही फंक्शन है। y जरूर आप निकाल लीजिए कि भाई y आपका यहाँ पे कितना है, ये y बराबर 0, और यहाँ पे y बराबर कितना है, 3 दे ही रखा है अपने को, तो y 3 से y 0 से 3 जाएगा। तो एरिया आपका कितना जाएगा बेटा, 0 से 3 आपका y जा रहा है, राइट में हमेशा एक वाला फंक्शन। अब देखिए फंक्शन भी आसानी से निकलेगा, y-2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। और राइट में आपका क्या है, ये लाइन है बेटा, तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, 2y -4 इंटू dy। बहुत सीधा सा इंटीग्रेशन बनेगा। चलिए इंटीग्रेट करके आंसर बता दीजिए मुझे फटाफट कितना आ रहा है, इंटीग्रेट करके आंसर बता दीजिए फटाफट कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए इंटीग्रेट करके। एक सवाल और करेंगे फिर, इंटीग्रेट करके आंसर बता दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, गगनदीप सिंह का आंसर आ गया है 9, करेक्ट है बेटा। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 9। फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 9। चलिए एक और सवाल करेंगे। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय mod x plus mod y less than equal to 3 and xy greater than equal to 2। Find area bounded by mod x plus mod y less than equal to 3 and xy greater than equal to 2। इसको लिखें, सिंप्लीफाई करें, फाइनल आंसर 9 आ रहा है, फाइनल आंसर 9 आ रहा है। और नेक्स्ट स्टेप अपना फाइंड एरिया बाउंडेड बाय mod x plus mod y less than equal to 3 and xy greater than equal to 2।
लिख लिया, ये हटा दूं पूरा बोर्ड पे से, रफ कर दूं ये। चलिए ठीक है। अब ध्यान से समझिए बेटा, अपन इस सवाल पे आते हैं, एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। अब समझिए इसको, बहुत आसान सा सवाल है। एक तो आप इसको हमेशा ध्यान रखें, ये कई बार सवालों में आता है कि ये जो कर्व होता है मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू 3, ये एक रेक्टेंगल होता है ना। आपको स्ट्रेट लाइन वगैरह में बताया भी गया होगा, नहीं भी बताया हो तो आप ध्यान रखें। ये आपका कर्व हो गया कौन सा, मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू 3। अब ये 3 है तो ये 3,0 हो जाएगा, ये 0,3 हो जाएगा। ये 4 लाइन होती है बेटा, ये एक्स प्लस वाई बराबर 3, यहाँ दूसरी लाइन या तीसरी लाइन या चौथी लाइन। यस और नो, जानते हैं कि नहीं जानते हैं इसको? जानते हैं। एरिया भी निकाल सकते हैं इससे, इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, वैसे भी इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। 4 टाइम्स 0 to 3 लाइन दिस, जैसे आप करना चाहिए। अब हम अपने सवाल पे आते हैं, ये स्टैंडर्ड है, हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हमारे सवाल पे आते हैं, हमें जो सवाल दिया हुआ है अब उसकी बात करते हैं। ये तो मैंने एक चीज बताई, नोट डाउन करें इसको भी, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब अगर हम इस सवाल पे आए, इस सवाल पे आए तो हम देख रहे हैं कि ठीक है, ये अब चूंकि लेस देन इक्वल है तो वही मैंने आपको कहा कि लेस देन इक्वल है तो बेटा आप चेक कर लें। तो अगर लेस देन इक्वल है तो आप चेक करेंगे तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करता है, यस। इसका मतलब इसके अंदर वाला पोर्शन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब इसके अंदर वाला पोर्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा भी आप जानते हैं कहीं ना कहीं ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो सब आपको ये चेक करना है, ये वाई एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है ना, रेक्टेंगुलर है। आपको ये चेक करना है कि ये दोनों इंटर, भाई ये ऊपर से बन रहा है, ये कट करते हुए बन रहा है, टच करते हुए बन रहा है, आपको ये कंफर्म करना है। तो इसके लिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देख लो बेटा भाई। जैसे इस क्वाड्रेंट में ये आपकी एक्स प्लस वाई बराबर 3 होगी ना, उस लाइन के हिसाब से हम देख लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल के देखें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें सब कहानी समझ में आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखें तो एक्स प्लस वाई बराबर 3 और एक क्या है एक्स वाई बराबर 2 का निकाल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो एक्स प्लस 2/x इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0, एक्स की वैल्यू बेटा 1 और 2। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगे, और ये इंटरसेक्ट कैसे करेंगे बेटा, ये इस तरह का कुछ कर्व बनेगा। ये वो बनाया बेटा मैंने y इक्वल टू 2/x। अब वही ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कराओ तो फॉल्स बनेगा। देखो बेटा, ओरिजिन डालोगे तो फॉल्स बनेगा, ओरिजिन पे क्या बन रहा है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फॉल्स है। इसका मतलब इसका जो नेचर होगा ओरिजिन के अपोजिट साइड में होगा, तो ये ओरिजिन के अपोजिट साइड में, मतलब ये नेचर है। पर अपन जानते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बिल्कुल सिमेट्रिक बनेगा, एक इस तरफ भी बनेगा, इसका नेचर भी इस तरफ, ये। तो आपको जो पोर्शन का एरिया निकालना है बेटा, जो पोर्शन का एरिया निकालना है वो ये वाला होगा, ये दोनों तरफ कॉमन बनेगा, दिस एंड दिस। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखेंगे बेटा, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये -1 और -2 हो जाए। तो आपको तो बहरहाल एक एरिया निकालना है, तो डबल कर दीजिए बेटा, 1 से 2। ऊपर वाला फंक्शन कौन सा होगा बेटा, अब यहाँ तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे अपन, तो 3 - x -2/x इंटू dx, बस ये आपका ऊपर वाला फंक्शन दिस लाइन, नीचे वाला फंक्शन 2/x dx, 1 से 2। डबल किस लिए किया, क्योंकि एक रीजन यहाँ है, एक रीजन यहाँ। यस और नो बोले हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलो
होमवर्क देखिए एक बार। एक तो एनसीईआरटी करनी है 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3, है ना। मिसलेनियस कंप्लीट कर लेनी है आपको, जिसमें 2 सवाल नहीं करने हैं 13 और 14। मिसलेनियस कंप्लीट कर लेनी है, 2 सवाल नहीं करने हैं बेटा 13 और 14। और शीट है जिसमें आपको एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड है, एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करने हैं आपको। एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करने हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको करने हैं। बस एप्लीकेशन ऑफ कल अपन एरिया कल खत्म कर देंगे बेटा ये चैप्टर। मोस्ट प्रोबेबिलिटी कल खत्म हो जाएगा अपना ये चैप्टर, है ना। और नेक्स्ट तो मेरे ख्याल से डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है। नहीं नहीं बेटा, एनसीईआरटी और शीट मेरे ख्याल से सफिशिएंट होता है। बोर्ड मेंस एडवांस सबके लिए सफिशिएंट है। अगर आप एनसीईआरटी ईमानदारी से लगा रहे हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप शीट लगा रहे हैं तो आपके बचे हुए सप्ताह वाले को प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये शीट क्लास नोट से सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, है ना। इसका आंसर वैसे है, देख लो आप, तो इसको सिंपल इंटीग्रेशन ही है, तो बहुत ज्यादा तो है नहीं। 13/2 माइनस ln4 करके इस तरह का कुछ आंसर आता है ना। चलिए अब यही तक रखते हैं, मीटिंग क्लोज करते हैं बेटा, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, होमवर्क एक बार आप लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, पिक ले लीजिए। ठीक है, चलिए ओके, बाय बेटा, फिर कल मिलते हैं।